देखो कल हमने इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स और इलेक्ट्रोलाइसिस का पार्ट देख रहा था, और मेरे ख्याल से अभी आपका जो इलेक्ट्रोलाइसिस के प्रोडक्ट है उसका कंफ्यूजन दूर हुआ होगा। बराबर है। मैंने बोला है आपको, अगर पर्टिकुलरली वाटर में बोला, अच्छा देखो इलेक्ट्रोलाइटिक का ये वाला पार्ट हो गया, इनर्ट रिएक्टिव एनायन किस तरफ जाता है, कैटायन किस तरफ। मोल्टन का तो आया तो सवाल ही नहीं है। हाँ, एक्वियस का अगर आ गया तो आपको देखना है कि हमें जो O2 मिलेगा कि H2 मिलेगा, और वो हमारे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की सीरीज से समझ में आ जाता बहुत इजीली। किसी को अगर ये वाटर के इसमें कंफ्यूजन है तो ये छोड़ दो, आपको फाइनली प्रोडक्ट ही पूछने वाले हैं। लेकिन मैंने जेई वाले के लिए कंपलसरी बोला है कि H2 और O2 कहाँ से आता है, डिपेंड ऑन एक्यूएस। एक्यूएस में अगर एक्यूएस मतलब इसका क्या हुआ, एक्यूएस कंडीशन आ गई, इसका सीधा मतलब होगा जो भी H2 और O2 मिलेगा, है ना, वो आपको वाटर से मिलेगा। लेकिन अगर यहाँ पे एसिड वगैरह आ गया या बेस आ गया तो आपको है ना, एसिड से ही H प्लस मिलेगा, मतलब H प्लस और OH माइनस से H2 और O2 मिल जाएगा। बाद में हमने हैलाइड के लिए पढ़ा था, हैलाइड सॉल्ट के लिए, और उसमें क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड में है ना क्या आता है, ओवर वोल्टेज। मतलब जितने वोल्टेज पे O2 या H2 निकलना चाहिए उतने वोल्टेज पे नहीं निकलता, और उसके लिए हमें ओवर पोटेंशियल लगाना पड़ता है। ठीक है। बाद में कॉन्सेंट्रेटेड के लिए ध्यान में रखना, इसमें भी कैसे है, राइट। बाद में रिएक्टिव इलेक्ट्रोड आया तो उसमें हमने कौन कौन से टाइप देखे रहे हमने उसमें, हाँ, ये ने ClB लिखा, Cl2 तो मिलेगा ही। बाद में कॉपर सल्फेट विद कॉपर, और सिल्वर नाइट्रेट विद सिल्वर। हाँ, ये मैं ग्रुप पे सेंड नहीं करूंगा क्योंकि सब लोगों ने लेक्चर नहीं किया है। यस। बाद में क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट की बात कर रहे थे हम। क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस मतलब फैराडेज लॉ। फर्स्ट लॉ में बात की थी एम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू, उसके बाद सेकंड लॉ में एम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई, और उसके बाद हमने क्यू और ई का रिलेशन देखा था, जो कि था आपका एम इज इक्वल टू ई इंटू आई टी अपॉन 96500। ठीक है। करंट इफिशियंसी की अलग अलग डेफिनेशन, इसमें से आप कोई भी यूज कर सकते हो। और अगर आपको क्वेश्चन में सीधे करंट इफिशियंसी दिया है और तो क्या पूछेंगे आपको, वो पूछेंगे कि कितने ग्राम इक्विवेलेंट सब्सटेंस डिपॉजिट हुआ है। तो सिंपल फॉर्मूला है उसका N इंटू एस है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू फैराडे चार्ज इंटू करंट इफिशियंसी। और करंट इफिशियंसी ऑब्वियसली हमेशा क्या होगी, लेस देन, है ना, हमेशा जनरली क्या होगी, लेस देन 100% होगी। ओके। थिकनेस हमने देखा था, थिकनेस डिपेंड होता है ना, वॉल्यूम ऑफ कोटेड लेयर इनटू डेंसिटी मास ऑफ द डिपॉजिटेड सब्सटेंस, ये हमें सब आ जाता है, राइट। तीसरे आज बात करते हैं हम कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन की, है ना। ये मैंने थिकनेस का वगैरह आपको फॉर्मूला भी सिखा दिया है, नोट आपके नोटबुक में है। ठीक है। ये एनसीईआरटी में तो नहीं दिया है लेकिन ये हमारे इसमें है। ठीक है। कंडक्टेंस की बात करते हैं आज, बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये आपका फिजिक्स से भी रिलेटेड, लेकिन इसमें हम केमिस्ट्री सीखते हैं। जो एनसीईआरटी में जो पॉइंट दिए ना मैंने उसको यहाँ पे सीरियली अरेंज किया है। एनसीईआरटी बोलती है कि भाई कंडक्टेंस जो है उसमें मैग्नीट्यूड ऑफ कंडक्टेंस या मैग्नीट्यूड ऑफ कंडक्टिविटी किसके ऊपर डिपेंड है रे, मैग्नीट्यूड ऑफ कंडक्टिविटी किसके ऊपर डिपेंड है, ये डिपेंड है ना, नेचर ऑफ मटेरियल, टेम्परेचर एंड प्रेशर एट विच द मेजरमेंट्स आर मेड। मतलब मुझे किसी भी सब्सटेंस की अगर कंडक्टिविटी निकालनी है तो क्या क्या मैटर करता है, मटेरियल मैटर करता है, कौन सा मटेरियल है, स्ट्रांग है, वीक है, क्रिस्टलाइन है, एमोरफस है, टेम्परेचर कैसा है, कम टेम्परेचर पे स्टडी कर रहा हूँ या हाई टेम्परेचर पे स्टडी कर रहा हूँ, कैसे कर रहा हूँ। बाद में गैस क्या, सॉरी प्रेशर क्या है वहां पे, है ना, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे पड़ रहे हैं या प्रेशर बढ़ा रहे हैं या हम प्रेशर कम कर रहे हैं, ये सारी बातें। ठीक है। इसी बेसिस पे आपको पता है कि भाई कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर, ये एनसीईआरटी में पूरा पूरा दिया है, आपको पता होगा एनसीईआरटी में ये पूरी बातें दी है। ठीक है। और ये किस पे डिपेंड करता है, ऑन मैग्नीट्यूड ऑफ देयर कंडक्टिविटी। सिंपल बात है, मेटल्स एंड देयर एलॉयज लार्ज कंडक्टिविटी एंड देयरफॉर दे आर नोन एज कंडक्टर्स, यानी मेटल्स को बहुत लार्ज कंडक्टिविटी है। उसके बाद हमने बात की थी
कि सर्टन नॉन मेटल्स एंड है ना लाइक कार्बन ब्लैक, ग्रेफाइट एंड सम ऑर्गेनिक पॉलीमर आर ऑल्सो इलेक्ट्रॉनिकली कंडक्टिव। मेरी एक रिक्वेस्ट है आप सबसे कि ऑर्गेनिक पॉलीमर के बारे में थोड़ा एनसीईआरटी में है ना, वो बॉक्स में होता है ना, बॉक्स में कुछ बातें की है तो आप उतनी ध्यान में रख लो, ठीक है। दिया है उसमें थोड़ा एक पैराग्राफ दिया है और पैराग्राफ में बोला गया है कि ऑर्गेनिक पॉलीमर वगैरह सबके बारे में लिख के दिया है, ठीक है, वो आप पढ़ लो। उसके बाद है substances like glass, ceramics, है ना, very low conductivity and also known as insulator, इनको क्या बोला जाता है, इंसुलेटर बोला जाता है, ठीक है, वेरी गुड। ये मैं थोड़ा एनसीईआरटी पे फोकस कर रहा हूँ क्योंकि ना हमें आपको पता है कि एनसीईआरटी को अकेले में पढ़ना मतलब भूत देखने जैसा ही होता है, इसलिए मैं थोड़ा इसको समझा रहा हूँ आपको, राइट, ओके। नेक्स्ट है कि सब्सटेंसेस लाइक सिलिकॉन, डोप सिलिकॉन है ना, नाइट्रोजन जो हमने देखा है सॉलिड स्टेट में, एंड गैलियम आर्सेनाइड, मतलब ये भी आर्सेनिक की डोपिंग की हुई है गैलियम में, हैविंग कंडक्टिविटी बिटवीन कंडक्टर एंड इंसुलेटर कॉल्ड एज सेमीकंडक्टर्स, ठीक है, एंड आर इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रॉनिक मटेरियल। ये एनसीईआरटी का पूरा रीडिंग है, बाकी कुछ भी नहीं। सर्टेन मटेरियल्स कॉल्ड सुपर कंडक्टर, मतलब आप अगर सोच रहे होंगे कि सर एनसीईआरटी में अगर सुपर कंडक्टर का जितना दिया है उस पर ही क्वेश्चन आएगा, तो हाँ उतने ही क्वेश्चन आएंगे आपको। सुपर कंडक्टर के बारे में आपको ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं, मैंने सॉलिड स्टेट में भी आपको सुपर कंडक्टर के बारे में कुछ चीजें लिख के दी थी, ठीक है। सर्टन मटेरियल कॉल्ड सुपर कंडक्टर्स बाय डेफिनेशन हैव जीरो रेजिस्टिविटी और इनफाइनाइट कंडक्टिविटी, राइट, ये आपको पता है सुपर कंडक्टर आपको पता है जीरो रेजिस्टिविटी होती है। अर्लियर ओनली मेटल्स एंड देयर एलॉयज एट वेरी लो टेम्परेचर, है ना, ये ध्यान में रखना आपको, 0 to 15 केल्विन वेयर नोन टू बिहेव एज सुपर, मतलब लो टेम्परेचर पे ये अच्छी कंडक्टिविटी दिखाते हैं। बट nowadays the number of ceramic material and mixed oxides, ceramic materials and mixed oxide are also known to show super at temperature at high 150 केल्विन, मतलब हाई टेम्परेचर पे भी जहां पे रेजिस्टेंस बढ़ना चाहिए वहां पे ये क्या दिखा देते हैं, ये अपनी हायर कंडक्टिविटी भी दिखा देते हैं ना। ऑक्साइड है, मिक्स्ड ऑक्साइड है, मतलब मुझे तो लगता है ये आयोनिक कंपाउंड है, मतलब इलेक्ट्रोलाइटिक के बारे में हम बोल सकते हैं, ठीक है। चलो ये पूरी एनसीईआरटी की बातें हैं। अभी हमें पता है कि भाई देयर आर टू टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टर, फर्स्ट इज मेटालिक और उसी को आप इलेक्ट्रॉनिक बोलते हो, दूसरा है इलेक्ट्रोलाइट का कंडक्टेंस जो हमें केमिस्ट्री में पढ़ना है ना, हमें केमिस्ट्री में क्या पढ़ना है, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस पढ़ना है। नाउ सी मेटालिक कंडक्टेंस डिपेंड अपॉन यानी इलेक्ट्रॉनिक नेचर एंड स्ट्रक्चर ऑफ द मेटल, है ना, ये सब आपको फिजिक्स में बातें, मैं इसमें ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन ये केमिस्ट्री सॉरी एनसीईआरटी की बुक में जैसे दिया है मैंने वैसे इसको कॉपी कर लिया है, ठीक है। नेचर एंड स्ट्रक्चर ऑफ द मेटल के ऊपर डिपेंड है नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ये तो बहुत इजी है, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर एटम कितने, और टेम्परेचर, और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें क्या कि मेटालिक कंडक्टेंस डिक्रीज होता है किसके साथ, विथ इंक्रीज, आपको पता है ना, एक फ्लो में इलेक्ट्रॉन चलते रहते हैं, एक फ्लो में इलेक्ट्रॉन चलते हैं, टेम्परेचर जैसे बढ़ाएंगे हम, है ना, टेम्परेचर अगर मैंने बढ़ाया तो ये क्या होते जाएंगे, ये वाइब्रेट होते जाएंगे, मतलब इसमें रेजिस्टेंस बढ़ेगा और इसका मतलब आपको पता है मेटेलिक कंडक्टेंस कम हो जाएगा। एनसीईआरटी की ये बात सबको मेरी रिक्वेस्ट है ध्यान में रखें। वो बोलते हैं कि आपको पता है वेरी प्योर वाटर डिसोसिएट तो नहीं होता, तो उसमें हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल आयन का कॉन्सेंट्रेशन बहुत कम है ना, ये पता है हमें। एंड दिस सेन अगर उसमें आयोनिक कॉन्सेंट्रेशन ही कम है तो उसकी कंडक्टिविटी कैसे होगी रे, वेरी लो होगी। और उसमें ना एक वैल्यू दी के रखी है उन्होंने, क्या 3.5 इंटू 10⁻⁵, दिस इज 10⁻⁵, दिस इज व्हाट, दिस इज 10⁻⁵, ठीक है। तो 10⁻⁵ साइमेंस पर मीटर है ना, यूनिट तो आपको पता है क्या है इसके। और उसके बाद उन्होंने बात की है कि इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस किस पे डिपेंड करता है, ऑब्वियसली नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, इसकी हम बात करेंगे। नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट का मतलब क्या है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है कि वीक इलेक्ट्रोलाइट है। अगर आपका स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो ज्यादा कंडक्शन दिखाएगा, वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो कम दिखाएगा। हाँ, लेकिन अगर मैंने वीक इलेक्ट्रोलाइट को अगर इनफाइनाइट डाइल्यूशन कर दिया, क्या कर दिया, इनफाइनाइट डाइल्यूशन, तो वो भी क्या बन जाएगा रे,
स्ट्रॉन्ग बन जाएगा। अच्छा, तीसरी बात क्या है रे, नेचर ऑफ सॉल्वेंट आपको पता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जितना ज्यादा होता है उतना वो ज्यादा सोल्यूबल होगा, उसमें ज्यादा आयंस तैयार होंगे। अच्छा, विस्कोसिटी, विस्कोसिटी जितनी बढ़ेगी उतनी आयोनिक मोबिलिटी क्या होती है, कम होती है। विस्कस नेचर सबसे ज्यादा इफेक्ट किसके ऊपर करता है रे, ठीक है, आयन सेपरेट भी हो गए, आयन सेपरेट भी हो गए तो उसकी जो मोबिलिटी है वो बहुत कम हो जाएगी, है ना, है ना, समझ में आ रहा है। ओके, अच्छा, ऊपर देर सॉल्वेशन भी बोला है, सॉल्वेशन भी है वहां पे। ओके, उसके बाद आपका आता है भाई कॉन्सेंट्रेशन। मैंने अगर कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाया तो वो कम कंडक्टेंस दिखाएगा, और अगर मैंने डाइल्यूशन बढ़ाया मतलब कॉन्सेंट्रेशन कम किया तो वो कंडक्टेंस बढ़ाया। टेम्परेचर, ऑब्वियसली टेम्परेचर बढ़ेगा तो सेपरेशन ऑफ आयन बढ़ेगा, मोबिलिटी ऑफ आयन बढ़ेंगी, यानी उसकी वजह से जो आपका कंडक्टेंस है वो क्या होगा, वो आपका इंक्रीज होगा। एवरीवन गॉट दिस टू स्लाइड्स? हाँ ना बोलो जल्दी, बहुत इजी बात है, आपको पता है, लेकिन मैं एनसीईआरटी रीड करना चाहता हूं इसलिए मैंने ये पॉइंट बोले, मतलब आपके मन में ये ना रहे कि एनसीईआरटी में कुछ अलग दिया है क्या। चलो हाना बोलते जाओ जल्दी जल्दी। ओके, खुशी, साइली, वेरी गुड। चलो राइट, आदिति। और ये ध्यान में रखना, वाटर की जो कंडक्टिविटी है, पूछा तो पूछा, अच्छी बात है, 3.5 है, 3.5 इंटू 10⁻⁵, ठीक है। उसके बाद तो बहुत सिंपल, इलेक्ट्रोलाइटिक रेजिस्टेंस क्या होता है, आर, आर से रिप्रेजेंट करते हैं। रेजिस्टेंस ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, कंडक्टर बोलेंगे उसे, है ना, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट लेंथ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स एरिया ऑफ क्रॉसिंग। ये मेरे से ज्यादा आपको पता है। आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल अपॉन ए, यानी इसका जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है वो क्या आएगा, रो आएगा, क्या आएगा, रो। और रो को क्या बोलते हैं, रेजिस्टिविटी। और एनसीईआरटी ने एक और बात बोली है इसमें, क्या, वो तो मतलब इस पे क्वेश्चन नहीं बनेगा। एनसीईआरटी बोलती है कि आईयूपीएससी ने रिकमेंड किया है कि रेजिस्टिविटी बोलो, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी बोलते हैं ना उसको, तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस से वो बोलती बेहतर है कि आप उसको रेजिस्टिविटी बोलो, है ना। पता नहीं क्या है वो, कैसे है, दोनों अगर बातें बोलने लगेंगे तो कंफ्यूजन है, इसलिए उन्होंने बोला रेजिस्टिविटी इंपॉर्टेंट, ठीक है। एसआई यूनिट आपको पता है इसका, रो का अगर मैंने लिया है ना, रो इज इक्वल टू क्या आता है रे, रो रहा आज लालू, है ना, आर ए बाई एल, है ना, आर ए बाय एल क्या आएगा, आर ए बाय एल आएगा, ठीक है। यानी ये आएगा ओहम मीटर, है ना, यूनिट। और सीजीएस में क्या आएगा इसका, ओहम सेंटीमीटर, बहुत इजी है। फिजिकली, फिजिकली, है ना, रो इज इक्वल टू क्या बोलूंगा, अगर मैंने ए 1 मीटर स्क्वायर लिया और मैंने लेंथ 1 मीटर लिया, हो गया, रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू रेजिस्टेंस। यानी द रेजिस्टिविटी फॉर अ सब्सटेंस इज इट्स रेजिस्टेंस व्हेन इट इज 1 मीटर लॉन्ग एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज 1 मीटर स्क्वायर। सिंपल बात है। इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस को केमिस्ट्री में हम जी से रिप्रेजेंट करते हैं, ध्यान में रखना, किससे, जी से रिप्रेजेंट करते हैं। वैसे तो सी से करते हैं लेकिन केमिस्ट्री में जी से करेंगे। एनसीईआरटी जी यूज करती है, मतलब आपको भी जी, है ना, है जी, समझ में आया, जी यूज करना है। रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस 1/r, तो ये सब फॉर्मूला उल्टा हो जाएगा, जो है ये आ जाएगा आपका ए अपॉन रो एल, और आपको पता है 1/r का मतलब क्या है, जी है। और इसका जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आएगा वो क्या आएगा, कप्पा। तो कप्पा इज इक्वल टू, है ना, क्या आएगा, कप्पा इज इक्वल टू ए, है ना, ये उल्टा हो जाएगा इसका, 1/r इंटू एल अपॉन ए हो जाएगा। और उसको आईयूपीएससी रिकमेंड करती है, क्या बोलना है, कंडक्टिविटी बोलना है, और उसको स्पेसिफिक करना, और उसका यूनिट क्या आएगा, पर ओहम, या उसको म्हो भी बोलते हैं, या उसको सीमेंस भी बोलते हैं, एवरीवन, है ना। ये कंडक्टेंस का है, सॉरी, है ना, ऐसा यूनिट किसका है, पर म्हो, कंडक्टेंस का है, ठीक है। इसका आप उल्टा कर सकते हो अभी, जो यूनिट है, ठीक है। चलो, एनसीईआरटी आगे बोलती है कि मेजरमेंट ऑफ कंडक्टिविटी ऑफ आयोनिक सॉल्यूशन, हमारा जोर तो अभी आयोनिक सॉल्यूशन के ऊपर ही रहेगा, मतलब इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस के ऊपर ही रहेगा। एनसीईआरटी बोलती है कि एक्यूरेट मेजरमेंट ऑफ एन अननोन रेजिस्टेंस कैन बी परफॉर्म ऑन व्हीटस्टोन ब्रिज, दैट यू नो, ये व्हीटस्टोन ब्रिज के ऊपर अपने हम एग्जैक्टली निकालते हैं ना एक्यूरेट मेजरमेंट अननोन रेजिस्टेंस का, वो आपको पता है पूरा सेटअप। However, for measuring the resistance of ionic solution, लेकिन क्या आयोनिक सॉल्यूशन के लिए है क्या रहे, है ना, आयोनिक सॉल्यूशन के लिए, आयोनिक सॉल्यूशन के लिए वी फेस टू प्रॉब्लम्स।
वो बोलते हैं कि अगर आयनिक सॉल्यूशन का कंडक्टेंस में मेजर करने गया तो उसमें दो दिक्कतें आ सकती है। फर्स्ट कौन सी दिक्कत है, वो बोलते हैं कि अगर मैंने डायरेक्ट करंट पास किया तो वो जो इलेक्ट्रोलाइट का कॉम्पोजिशन है सॉल्यूशन में वो चेंज कर दे। अच्छा, कॉम्पोजिशन मतलब कैसे, ज्यादा आयंस आपको मिलेंगे, ज्यादा आयंस आपको मिलेंगे ना, है ना, विच इज रिजॉल्व। अच्छा, ये प्रॉब्लम आया तो उसका सॉल्यूशन कैसे करते हैं, विच इज रिजॉल्व बाय यूजिंग एन अल्टरनेटिंग करंट सोर्स ऑफ पावर। वेरी इजी, डीसी नहीं यूज कर सकते तो एसी यूज करो, वेरी इजी। मतलब जो कॉम्पोजिशन का प्रॉब्लम आ रहा है वो सॉल्व हो जाएगा। ये पढ़ने का रीजन यही है। अभी एनसीईआरटी क्या पूछेगी पता नहीं है, ठीक है, ये है। तो मेरा, है ना, हमें टाइम मिला ही है अभी, तो थोड़ा एनसीईआरटी पढ़ लेते हैं, ठीक है। सेकंड, सॉल्यूशन, सेकंड प्रॉब्लम क्या आता है पता है इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का, अ सॉल्यूशन कैन नॉट बी कनेक्टेड टू द ब्रिज लाइक अ मेटालिक। हम सीधे जोड़ सकते हैं क्या रे, है ना, नहीं, हम सीधे नहीं जोड़ सकते। और अदर सॉलिड कंडक्टर्स, ये प्रॉब्लम हम सॉल्व करेंगे कैसे, स्पेशली डिजाइन वेसल से, और उसे बोला जाएगा कंडक्टिविटी सेल। और ये आपका एक कंडक्टिविटी सेल है ना, जिसमें इलेक्ट्रोड, है ना, ये इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन है इधर, और है ना दो टाइप की दिखाए हैं उन्होंने, टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ, ये एनसीईआरटी का पूरा उठाया मैंने, टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंडक्टिविटी सेल। और इसमें आपको प्लेटिनाइज वायर जुड़े हुए इलेक्ट्रोड है ना, प्लेटिनम इलेक्ट्रोड है, प्लेटिनाइज प्लेटिनम मतलब ये वायर भी प्लेटिनम का, ये आपका इलेक्ट्रोड भी प्लेटिनम का, या इस तरीके से, है ना, ये थोड़ा अलग टाइप का आपको कंडक्टिविटी सेल दिख रहा है, ये ऐसे आड़ा है, ये उभा है ना, ठीक है, चलो हो गया। ओहो, इसके बाद सवाल आता है डिटर्मिनेशन ऑफ सेल कांस्टेंट का। अच्छा, अभी सेल कांस्टेंट को क्या बोलते हैं, हम बी से रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन आप देख रहे हो मैंने यहाँ पे जी स्टार भी लिखा है, एनसीईआरटी में जी स्टार भी लिखा हुआ है, और वो जी स्टार क्यों लिखते हैं मैं उसकी भी बात करता हूँ। देखो, मैंने ये वाला एक कंडक्टिविटी सेल ले लिया, एनसीईआरटी आगे बोलती है कि मेजरमेंट ऑफ एल and A is not only inconvenient but also unreliable, है ना, उसमें रिलायबल नहीं है, वो अनरिलायबल है। क्यों, देखो, अच्छा, L का मतलब क्या है रे, यहाँ पे देख रहा है आपको, दिख रहा है डिस्टेंस बिटवीन प्लेटिनम इलेक्ट्रोड, ये जो मैंने कंडक्टिविटी सेल में लिया है ना, तो ये जो डिस्टेंस है और ये जो इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है ना, दिस इज क्रॉस सेक्शनल एरिया किसका, प्लेटिनम इलेक्ट्रोड का, उसको एरिया बोलेंगे, उसको इधर स्मॉल ए लिखा है, या अपन हम कैपिटल ए भी बोल सकते हैं, ठीक है। अच्छा, मेजरमेंट ऑफ एल एंड ए इज नॉट रिलायबल, अनरिलायबल, ओके, देन द सेल कांस्टेंट इज यूजुअली determined by measuring the resistance of the cell containing a solution whose conductivity is already known। अगर हमें पहले से किसी सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी नोन, जैसे हम इसको रेफरेंस मान सकते हैं, रेफरेंस है ना, जिसकी हमें ऑलरेडी कंडक्टिविटी पता है उसको हम क्या ले सकते हैं, उसको रेफरेंस मान सकते हैं। तो सेल कांस्टेंट उसी से डिटरमाइन करेंगे। एंड वी यूज व्हाट, वी यूज केसीएल सॉल्यूशन। क्यों यूज करते हैं, क्योंकि केसीएल सॉल्यूशन की हमें कंडक्टिविटी पता है। देखो, नीचे दिया है ये मोल पर लीटर में और मोल पर मीटर क्यूब, ठीक है, यानी ये सेम है, ये सेम है इधर का पार्ट, बाद में ये बीच का पार्ट सेम है, और ये लास्ट वाला तीसरा पार्ट आता है। देखो, ये याद नहीं रखना है, ये सिर्फ एक्सपेरिमेंटल बात है। मोलैरिटी एक अगर ली मैंने, है ना, तो इसकी जो कॉन्सेंट्रेशन कंडक्टिविटी है ना, क्या आएगा रे, है ना, क्या आएगी कंडक्टिविटी इसकी, है ना, डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज हैं, बाद में मोलर कंडक्टिविटी की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज, सिंपल है। ये एक एक्सपेरिमेंटल बात है, इसको आपको ज्यादा ध्यान में नहीं रखना है, ठीक है। अच्छा, इसके लिए कौन सा सॉल्यूशन यूज करते हैं, केसीएल सॉल्यूशन, ठीक है। तो यहां से हमने फॉर्मूला बना दिया, स्पेसिफिक कंडक्टेंस इज इक्वल टू व्हाट, स्पेसिफिक कंडक्टेंस इज इक्वल टू कप्पा इज इक्वल टू 1/r इंटू एल अपॉन ए, और 1/r क्या है, जी है, यानी क्या, ये ऑब्जर्व कंडक्ट है ना, क्या बोल सकते हैं, जी है, कंडक्टेंस है, और एल अपॉन ए क्या है, सेल कांस्टेंट है। यानी स्पेसिफिक कंडक्टेंस इज इक्वल टू क्या बन गया, ऑब्जर्व कंडक्टेंस इनटू सेल कांस्टेंट। यानी सेल कांस्टेंट क्या होता है रे, जनरली क्या बोलेंगे, स्पेसिफिक कंडक्टेंस अपॉन ऑब्जर्व कंडक्टेंस। पता है ना, सबके पास फॉर्मूला है ये, यानी ये क्या है, सेल कांस्टेंट कंडक्टेंस का ही रेशियो है, लेकिन क्या स्पेसिफिक अपॉन ऑब्जर्व है, स्पेसिफिक अपॉन ऑब्जर्व है, यानी कंडक्टेंस का ही रेशियो है ना, इसलिए इसको जी स्टार से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एनसीईआरटी ने जी स्टार यूज किया है, समझ में आया क्या अभी।
चलो बाकी आपको फॉर्मूला तो ध्यान में रहता है, उसका कोई प्रॉब्लम। मैं एनसीईआरटी स्ट्रिक्टली पढ़ रहा हूँ, इसलिए ये सब बातें फिर से दोहरा रहा हूँ, ठीक है। ओके, सेल कांस्टेंट इज इक्वल टू स्पेसिफिक अपॉन ऑब्जर्व्ड कंडक्टर। हाँ ना बोलो, यहां तक क्लियर हो गया सब लोगों को? एवरीवन लिसनिंग? आप सुन रहे हो क्या? सुन रहा है ना तू? रो रहा हूं मैं। खुशी, स्नेहल, साहिली, ओके यस, ऋतुजा। रोना मत, सिर्फ सुनो। फॉर्मूला है आपके पास है, सब है। मैं देखो ना, मैं एनसीईआरटी पढ़ रहा हूँ तो आपको भी लग रहा होगा नहीं यार हमने तो ये चीजें पढ़ी नहीं। मुझे थोड़ा कितने लोगों ने एनसीईआरटी पढ़ा है बोलो इसका? चलो कमेंट करो मुझे जल्दी जल्दी, कितने लोगों ने? चलो आगे बढ़ते हैं। कंडक्टिविटी और स्पेसिफिक कंडक्टेंस की बात करते हैं। कंडक्टिविटी भी बोलना है, एनसीईआरटी के फॉलो करेंगे। तो कंडक्टिविटी इज इक्वल टू व्हाट? वन अपॉन रो। बहुत इजी बात है, इससे फॉर्मूला लिया था ना हमने, रो इज इक्वल टू आर ए बाई एल। तो वही बातें आती है, एल अपॉन ए, यानी स्पेसिफिक कंडक्टेंस इज इक्वल टू कंडक्टेंस, है ना। ये स्पेसिफिक और ये जो कंडक्टेंस है मतलब वो ऑब्जर्व कंडक्टेंस है, कैसे ऑब्जर्व, वही बातें मैंने की आपके साथ, ठीक है। सेल कांस्टेंट, और अगर मैंने एल इज इक्वल टू 1 यूनिट लेंथ लिया और एरिया 1 यूनिट एरिया लिया तो व्हाट? के इज इक्वल टू जी, यानी डेफिनेशन क्या बनता है स्पेसिफिक कंडक्टेंस का? वेरी इजी है ना। द कंडक्टेंस ऑफ एनी सॉल्यूशन हेल्ड बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स ऑफ यूनिट एरिया इच एंड सेपरेटेड बाय डिस्टेंस ऑफ 1। एक मीटर का एरिया अगर सेपरेशन है और वहां पे अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हमारा 1 मीटर स्क्वायर है, दैट इज कॉल्ड एज के इज इक्वल टू जी। तो इजी बात है। सवाल तो आपको इसके ऊपर ही आने वाले, स्पेसिफिक कंडक्टेंस है ना, ये वाला जो फॉर्मूला है ना, ये वाला फॉर्मूला है, उस पर आपको क्वेश्चन आएंगे। ये मैंने आपको लिख के दिया था शायद, फिर से पढ़ रहा हूं। अगर मैंने बात की कि भाई स्पेसिफिक कंडक्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट, स्पेसिफिक कंडक्टेंस के ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू क्या होगा रे? ऑब्वियसली है, अरे सॉल्वेंट है ना, सॉल्वेंट का भी तो कुछ कंडक्टेंस होगा ना, और इलेक्ट्रोलाइट का होगा, यानी दोनों का मिला के आता है कंडक्टेंस ऑफ सॉल्यूशन। ये एनसीईआरटी में नहीं है लेकिन ध्यान में रखना, ठीक है, क्योंकि जाहिर सी बात है ये कंडक्टेंस के साथ रिलेट कर रहा है यहाँ पे। When two solutions of, ये मैंने दिया था आपको, मुझे याद आ रहा है। When two solution of, वही है ना, मोलैरिटी M1V1 प्लस M2V2, उसी तरीके से एडिशन से है ना। रिजल्टिंग मोलैरिटी की जगह रिजल्टेंट स्पेसिफिक कंडक्टेंस बोलेंगे। When two solutions of same, और इसमें क्वेश्चन भी किया था हमने, मुझे याद आ गया, इक्वल वॉल्यूम किए थे ना हमने, वी लिया था उसको। यस, when two solutions of same electrolyte having different conductivity, same electrolyte है, different conductivity आर मिक्स किए मैंने दोनों को। दो सॉल्यूशन है सेम इलेक्ट्रोलाइट के, लेकिन दोनों की कंडक्टिविटी अगर अलग अलग है तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस का फॉर्मूला क्या आता है? रिजल्टिंग है ना। के आर इज इक्वल टू K1V1 प्लस K2V2 अपॉन V1 प्लस V2। याद आ गया मुझे, सबके पास है ना, बहुत लोग जिन्होंने नोटबुक निकाला है उनको पता होगा कि मैंने वो क्वेश्चन दिया था, याद आ रहा है सबको? बाकी आपको V1 पता है, V2 पता है, K1 क्या है, K2 और रिजल्ट है। एनसीईआरटी आगे क्या बोलती है? एनसीईआरटी है ना, एनसीईआरटी के वो थोड़ा ऐसे लेंदी लगता है पढ़ने के लिए वो पार्ट, है ना। चलो ठीक है, लेकिन मैं इसके बाद ना आपको पूरी एनसीईआरटी सामने रख के ही पढ़ाऊंगा, क्योंकि मुझे ना इसको थोड़ा टाइम लगता है, मतलब इस पे रीअरेंज करो, उस पे लाओ, ठीक है। चलो ओके, कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट इन द सेम सॉल्वेंट। क्या बात कर रहा हूँ वो ठीक से सुनो, क्या बोल रहा हूँ? The conductivity of solutions of different electrolytes in the same solvent and at a given temperature differs. Different electrolyte, same solvent, डिफरेंट क्या इलेक्ट्रोलाइट है तो उसकी साइज में और चार्ज में क्या आ सकता है? डिफरेंस आएगा ना रे, है ना। किसकी वजह से? इन विच दे डिसोसिएट, है ना, बराबर है ना, किसमें डिसोसिएट हो रहे? एंड द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयन, कॉन्सेंट्रेशन कितना आयन का, उसमें भी Na, और इज विथ विच द आयंस मूव अंडर अ पोटेंशियल ग्रेडियंट, ठीक है।
पोटेंशियल ग्रेडियंट का आपको फिजिक्स में असली मतलब पता है, इसमें भी वही लेते हैं, ठीक है। इन ऑर्डर टू कंपेयर द कंडक्टिविटीज ऑफ डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट, ध्यान से सुनो, है ना, ये एनसीईआरटी में दिया है इसलिए मैं बोल रहा हूँ। वैसे आपको पता है हम मोलर कंडक्टिविटी भी यूज करते हैं और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी भी यूज करते हैं, लेकिन 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 in order to compare the conductivities of different electrolytes we use a physically more meaningful quantity called equivalent quantity। मोलर कंडक्टिविटी से ज्यादा क्या यूज करते हैं, ये वर्ड है ना, ये सेंटेंस दिया है एनसीईआरटी में, मैं नहीं बोल रहा। वी कैन ऑल्सो यूज मोलर कंडक्टिविटी, लेकिन फिजिकली मोर मीनिंगफुल क्या है, इक्विवेलेंट। और सब बातें इक्विवेलेंट में ही होती है, रिएक्शन में रिएक्शन भी इक्विवेलेंट वेट ही यूज करते हैं, सब बातें हैं। इसलिए हम इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, जो भी डिपोजिशन होता है, जो भी लिबरेशन होता है, वो कितना होता है, वो इक्विवेलेंट वेट इतना ही तो होता है, इक्विवेलेंट वॉल्यूम इतना ही तो होता है। इसलिए हमें पढ़ना है इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, जिसको हम कैपिटल लैम्बडा ई या इक्विवेलेंट से रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन ई ही रिप्रेजेंट करो, कैपिटल लैम्बडा बोलते हैं ना इसको, कैपिटल लैम्बडा। इक्विवेलेंट का मतलब क्या होगा, बहुत इजी है। तो 1 ग्राम इक्विवेलेंट है ना, मैंने अगर 1 ग्राम इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट डिसॉल्व किया तो उसकी कंडक्टिविटी, उसमें उससे जो आयंस मिलेंगे है ना, उसके आयंस जितने मिलेंगे 1 इक्विवेलेंट में, उसकी कंडक्टिविटी पावर है ना। तो ये मैंने आपको अलग तरीके से लिख के दिया था, लेकिन एनसीईआरटी ने इस तरीके से समझाया, ठीक है, नो डाउट, वो सेम ही है। फाइनली हमें जो फॉर्मूला है वो तो सेम ही आता है। देखो, कैपिटल लैम्बडा ई इज इक्वल टू क्या है, कंडक्टिविटी के कप्पा डिवाइड बाय, इक्विवेलेंट के लिए नॉर्मेलिटी यूज करते हैं, मतलब नॉर्मेलिटी क्या है, कॉन्सेंट्रेशन ही है, और कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है, पर यूनिट वॉल्यूम होता है, यानी सी इक्विवेलेंट क्या है, कॉन्सेंट्रेशन इन इक्विवेलेंट पर यूनिट वॉल्यूम, वही 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 बात है, ठीक है। तो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी में ध्यान से देखो, एनसीईआरटी क्या बोलती है, एनसीईआरटी बोलती है कि एक्चुअल मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ दिस रिलेशन, अगर हम इसके आगे इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी का फॉर्मूला निकालने जाते हैं तो एक्चुअल में मैथमेटिकल जो फॉर्म आता है रिलेशन का, यानी कैपिटल लैम्बडा ई जो आता है, इट डिपेंड्स ऑन द यूनिट्स ऑफ के एंड सी इक्विलिब्रियम। मतलब मैंने कॉन्सेंट्रेशन का यूनिट क्या लिया है और कप्पा का यूनिट क्या है, तो कप्पा का यूनिट जैसे मैंने साइमेंस पर सेंटीमीटर लिया, और मैंने इक्विवेलेंट पर डेसीमीटर क्यूब, डेसीमीटर क्यूब मतलब पर लीटर है ना, डेसीमीटर क्यूब का मतलब क्या होता है, 1 लीटर है, ठीक है। यानी क्या, मेरे ख्याल से फॉर्मूला आ जाएगा के अपॉन सी इक्विवेलेंट इंटू 1 साइमेंस पर सेंटीमीटर इंटू 1 डेसीमीटर क्यूब, समझ में है ना, पर लीटर है ना तो ऊपर चला जाएगा ना, ये पर डेसीमीटर क्यूब है ना, पर लीटर है, ये पर लीटर है, मतलब ऊपर चला जाएगा डेसीमीटर, जो नीचे क्या रहेगा 1 इक्विवेलेंट रहेगा, समझ रहा है ना। हाँ, तो के अपॉन सी इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू व्हाट, 10, इसको मीटर डेसीमीटर का सेंटीमीटर में कर दो, तो सेंटीमीटर में किया तो क्या आता रे, क्या आता, 10 सेंटीमीटर क्यूब का क्यूब हो जाएगा, ठीक है। क्या ये फॉर्मूला बन जाएगा 10 का क्यूब 1000, यानी ये बन जाएगा 1000 के, है ना, ये फॉर्मूला लिया था ना हमने, इसी पे क्वेश्चन आते हैं मोस्टली, 1000 के अपॉन सी इक्विलिब्रियम साइमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर पर इक्विलिब्रियम, है ना, इक्विवेलेंट, है ना, यानी क्या आया रे फॉर्मूला, क्या आया, कैपिटल लैम्बडा ई इज इक्वल टू के इंटू 1000, के इंटू 1000 अपॉन नॉर्मेलिटी ऑफ द सॉल्यूशन, यही तो लिया था हमने, नॉर्मेलिटी आप सिंपल एन यहाँ पे नीचे लिख सकते हो, ठीक है। जो हमने फॉर्मूला लिए वो भी सही है, लेकिन एनसीईआरटी का तरीका जो है उससे मैंने आपको बोल दिया, ठीक है। अच्छा, क्या वॉल्यूम इज इक्वल टू होता है सी इक्विवेलेंट, ये तो इजी है, v इज इक्वल टू 1 अपॉन सी, तो ऑब्वियसली वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या आएगा, 1000 अपॉन सी इक्विवेलेंट, यानी नीचे आपका 1000 आ जाएगा, अगर मैंने बात की यहाँ पे नीचे क्या आ जाएगा आपका, नीचे आ जाएगा 1000, तो 1000 गेट कैंसल, यानी क्या है ना, फाइनली फॉर्मूला क्या आएगा, कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू 1/v है, यानी आपको फाइनली ये फॉर्मूला दिया था ना मैंने, कैपिटल लैम्बडा इज इक्वल टू के इंटू वी, या सिंपली कैपिटल लैम्बडा का हमने एक जनरल फॉर्मूला देखा था, क्या रे, कैपिटल लैम्बडा एम इज इक्वल टू क्या है, वो आता है आपका के इंटू वी आता है ना, और इसी में हमने बाद में देखा था कि v इज इक्वल टू क्या है, इक्विवेलेंट आया तो 1 अपॉन 1000 अपॉन नॉर्मेलिटी आता है, और मोलैरिटी लिया तो 1000 अपॉन मोलैरिटी आता है। यूनिट ध्यान में रखना, एसआई यूनिट, एनसीईआरटी ने बहुत स्पेसिफिकली बोला है, यूनिट, एसआई यूनिट, साइमन वो निकाल सकते हो आप, अगर आपको फॉर्मूला पता है तो निकाल सकते हैं, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा उसके बारे में, है ना।
मीटर आपको पता है, और कुछ फर्क नहीं है, साइमंस मीटर स्क्वायर है, और सीजीएस में क्या है, साइमंस पर सेंटीमीटर स्क्वायर, बाकी तो इजी है। ठीक है, चलो नेक्स्ट मोलर कंडक्टिविटी की बात करते हैं। मोलर कंडक्टिविटी मतलब एक मोल इलेक्ट्रोलाइट में जो आयंस मिलेंगे आपको ना, उसकी कंडक्टिविटी क्या है। किसी भी सॉल्यूशन में एक मोल इलेक्ट्रोलाइट अगर मैंने लिया तो उसमें जो कंडक्टिंग पावर है आयंस की, फाइनली जो भी कंडक्टिंग पावर होती है वो आयंस की होती है। आयंस नहीं मिलेंगे तो कंडक्टेंस नहीं होगा। ठीक है, मोलर कंडक्टेंस इज इक्वल टू क्या आएगा, जैसे हमने इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इज इक्वल टू कंडक्टिविटी अपॉन सी लिया था, है ना, अभी ये सीएम बन जाएगा, है ना, ये सीएम बन गया अभी मोलर कंडक्टेंस से। वैसे ही मैंने अगर के का फॉर यूनिट साइमंस पर सेंटीमीटर लिया, इसका मोल पर डेसीमीटर क्यूब, उसी तरीके उसी पूरा 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 फॉर्मूला सेम है, यानी ये आ जाएगा 1000 के अपॉन सीएम और साइमंस सेंटीमीटर स्क्वायर यानी सीजीएस यूनिट में। और मोलर कंडक्टिविटी क्या आएगी रे आपकी, 1000 के अपॉन मोलरिटी, है ना, नीचे आप एम भी लिख सकते हो। वही बात है, पूरी वही बात है, फिर से वही है, एनसीईआरटी फिर से वही बोल रहा है, वॉल्यूम इज इक्वल टू 1 अपॉन सी, यानी फाइनली मेरे पास क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, मोलर कंडक्टेंस इज आल्सो इक्वल टू के इनटू वी। सेम सेम पूरी बातें सेम है। और उसके बाद तो पता है आपको रिलेशन बिटवीन मोलर एंड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, कायम सॉरी काय बोल रहा हूँ सॉरी, कैपिटल लैम्डा एम अपॉन कैपिटल लैम्डा ई इज इक्वल टू एन फैक्टर ऑन एन फैक्टर क्या होता है, न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ टोटल चार्ज ऑन कैटायन और एनोन। सिंपल है, इलेक्ट्रोलाइट है, सॉल्ट है, मतलब टोटल चार्ज ऑन कैटायन और एनएन, और उतने ही फैराडे चार्ज लगने वाला है। सिंपल, सही वही बात है, वही बात है। जैसे NaCl के लिए एन फैक्टर 1 है तो रिलेशन इक्वल टू आया Mgcl2 के Mg2 प्लस Na2 है तो m इज इक्वल टू 2 आ गया। AlCl3 के लिए 3 है तो 3 आ गया, है ना, इंटू 3 कैपिटल लैम्डा ई। Na3P4 के लिए 3 है। टोटल चार्ज ऑन कैटायन लेते हैं ना, क्या लेते हैं हम, टोटल चार्ज लेते हैं, तो Ca3 के लिए वैसे तो 6 आता है। मुझे लगता है सेम क्वेश्चन मैंने आपको करे थे। चलो यहां तक समझ में आया क्या, हाँ ना बोलो मुझे जल्दी, यहां तक समझ में आया। ओके, वी विल मूव टुवर्ड्स वेरिएशन, है ना, इसके बाद आता है ना रे पॉइंट, वेरिएशन ऑफ कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी विद कॉन्सेंट्रेशन। याद आ रहा है किसी को, एनसीईआरटी के पॉइंट लिख के दिए रहे, एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी में भी वही पॉइंट है। कंडक्टिविटी ऑलवेज डिक्रीजेस के विथ डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन, बराबर है ना। के इस रिलेशन से क्या आता है रे, के इज इनवर्स, ये मैंने, हाँ ये मैंने आपको बोला था रे, हाँ अभी कोई बोलेगा नहीं नहीं सर बोला नहीं, क्या है कंडक्टिविटी मैंने आपको समझाया था, है ना, क्या रे, डिक्रीजेस इन कॉन्सेंट्रेशन, है ना। मैं कॉन्सेंट्रेशन में डिक्रीज किया मतलब मैंने वॉल्यूम बढ़ाया, है ना, मैंने अगर वॉल्यूम बढ़ाया तो ऑब्वियसली क्या रे, कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाएगा, वही तो बोल रहा है वो। कंडक्टिविटी ऑलवेज डिक्रीजेस विथ डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन और बोथ, वीक के लिए भी और स्ट्रॉन्ग के लिए भी, है ना, क्योंकि दोनों में, बिकॉज ये जो बोला था मैंने, नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम दैट कैरी द करंट इन सॉल्यूशन डिक्रीजेस ऑन डाइल्यूशन, है ना। मैंने ये आपको ऐसे एग्जांपल करके बोला था ना, मान लो इतना मैंने वॉल्यूम लिया और मैंने उतना ही वॉल्यूम लिया, लेकिन मैंने अगर यहाँ पे डाइल्यूशन बढ़ा दिया, डाइल्यूशन बढ़ाने के बाद यहाँ पे मान लो बहुत आयंस है, 1 2 3 4, है ना, बहुत आयंस है, लेकिन डाइल्यूशन के बाद यहाँ पे पर यूनिट आयंस क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, इसलिए कंडक्टिविटी डिक्रीज होता है। मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीजेस, अरे सिंपल है, याद रखने की भी जरूरत नहीं, मोलर कंडक्टिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V विद डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन यानी इंक्रीज इन वॉल्यूम, है ना, बिकॉज द टोटल वॉल्यूम of solution containing 1 mole of electrolyte also increases। तो सिंपल है, मोलर कंडक्टिविटी भी बढ़ेगी, लेकिन स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, छोटी छोटी जगह में कंडक्टिविटी डिक्रीज होती है, लेकिन बड़ी बड़ी कंडक्टिविटी बढ़ेगी, यानी मोलर कंडक्टर। एंड व्हेन कॉन्सेंट्रेशन अप्रोचेस टू जीरो, क्या बोलते हैं उसे, क्या बोलते हैं, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, कैपिटल लैम्डा एम बोलो या इनफाइनाइट बोलो। इनफाइनाइट क्यों बोला जाता है, क्योंकि इनफाइनाइट डाइल्यूशन करते, और जीरो क्यों बोला जाता है, क्योंकि आपका कॉन्सेंट्रेशन अप्रोचेस टू जीरो। और हाउ टू स्टडी, डिबाय हकेल-अनसागर इक्वेशन, है ना, वेरिएशन ऑफ मोलर कंडक्टेंस विथ कॉन्सेंट्रेशन इज डिफरेंट, पता है ना, स्ट्रॉन्ग के लिए अलग ग्राफ मिलता है और वीक के लिए भी
अलग ग्राफ मिलता है। ओके, चलो तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए देख लेते हैं भाई। स्ट्रॉन्ग, ये मैं एनसीईआरटी में ये एनसीईआरटी में दिया है। अच्छा, ये फॉर्मूला नहीं दिया है एनसीईआरटी में, ये वाला फॉर्मूला नहीं दिया है, मैंने ये एक्चुअल फॉर्मूला उठा लिया है बुक से, ठीक है। लेकिन आपको, आप बोलोगे सर नहीं ये फॉर्मूला आपने हमें नहीं सिखाया था, तो मैं तो बोल रहा हूँ अभी भी आप मत ध्यान में रखो। क्यों? क्योंकि एनसीईआरटी में ये फॉर्मूला दिया है, एनसीईआरटी में ये दिया है, लेकिन बी की जगह एनसीईआरटी में ए लिखा है, बी की जगह एनसीईआरटी में ये लिखा है, और हम देते वक्त, आपको सिखाते वक्त तो बी लेते हैं, लेकिन ठीक है एनसीईआरटी फाइनली ए और बी क्या है, कॉन्स्टेंट, ए उठा लो या बी उठा। लेकिन मैं थोड़ा आपको एक एक्चुअल फॉर्मूला बोलता हूँ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए है ये। वी आर स्टडिंग मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, कॉन्सेंट्रेशन के साथ कैसे वेरी करता है, ये मैं आपको सिखा रहा हूँ, है ना। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए पहला केस आता है। देखो इतने अलग अलग तरीके से तो मैंने कोई सिखाता भी नहीं है ना, या मैंने भी लेक्चर में नहीं सिखाया, क्योंकि हम जनरली बात करते हैं कि भाई इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की ज्यादा बात करते हैं, इतने डिटेल में कभी थियोरेटिकली नहीं पढ़ाते है ना, क्योंकि हो सकता है कि आपको बोर हो जाए, है ना। थोड़ी मैं यहाँ पे एक राय लेना चाहता हूँ सब। फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीजेस स्लोली विथ डाइल्यूशन, और डाइल्यूशन का मतलब कॉन्सेंट्रेशन के साथ रिलेशन क्या है, डाइल्यूशन बढ़ाऊंगा मतलब कॉन्सेंट्रेशन कम करते जाऊंगा, और डाइल्यूशन कम किया मतलब कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाते जाऊंगा, ये तो आपको पता है। तो एक्चुअल में फॉर्मूला उसका क्या है, कैपिटल लैम्डा एम इज इक्वल टू कैपिटल लैम्डा एम नॉट माइनस ए प्लस बी, कैपिटल लैम्डा एम नॉट होता है, लेकिन ये पूरे टर्म को हम ए या बी ले सकते हैं। गॉट इट? where A and B are Debye-Hückel constant depending upon the nature of solvent and temperature, and C is the molar concentration of solution. और ये जो A और B की वैल्यू है ये ऑल्सो डिपेंड करती है किसके ऊपर, इलेक्ट्रोलाइट का टाइप क्या है, ये मैंने आपको लिख के दिया था। और अगर उस टाइम किसी को कंफ्यूजन होगा तो ध्यान में रखना कैसे होता है ये, इस पे एनसीईआरटी में है तो इसके ऊपर सवाल बनेगा, क्वेश्चन बनेगा। मैं तो बोलता हूँ ये ठीक से सुनो और माइंड में फिक्स डाल दो। क्या है? टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट के ऊपर कैसे डिपेंड करता है, चार्जेस क्या है कैटायन और एनायन के, सिंपल हो गया, चार्जेस ये एनसीईआरटी में दिया है। इट ऑल्सो डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, और टाइप का मतलब है कैटायन के ऊपर चार्ज क्या है और एनायन के ऊपर चार्ज क्या है। कब? प्रोड्यूस्ड ऑन द डिसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इन सॉल्यूशन, और वैसे भी जो इलेक्ट्रोलाइट का चार्ज मतलब एनायन का और कैटायन का चार्ज होता है वही तो होगा। जैसे NaCl के लिए ए और बी की वैल्यू का रेशियो, या आप सिंपल ए की वैल्यू, या ए और बी की नहीं बोलूंगा, कांस्टेंट की वैल्यू एक जनरल बोल दूंगा, ए और बी किस पे डिपेंड है, ठीक है। या अगर हम बहुत डिटेल में भी गए तो भी चलता है, ए और बी का रेशियो क्या आएगा, ये आप ए कैटायन के लिए ले सकते हो, बी एनायन के लिए भी ले सकते हो, ऐसे कंसिडर करो। दिया नहीं है एनसीईआरटी में, कहीं एक्सप्लेन नहीं किया है कि क्या लेना है, लेकिन ऐसे आप ध्यान में रख सकते हो। NaCl के लिए चार्ज ऑन कैटायन 1 है और एनायन का चार्ज सॉरी माइनस है, क्या है, माइनस है। कैल्शियम क्लोराइड के लिए कैल्शियम के ऊपर क्या है रे, हाँ कैटायन और एनायन का चार्ज लेना पड़ेगा, है ना, ये 2+ है, ठीक है, यानी आया 2, और एनायन का चार्ज क्या है, क्लोरीन माइनस का 1, यानी क्या बन गया, ए और बी का रेशियो 1 बन गया। अब मैग्नीशियम सल्फेट, मेरे मैग्नीशियम 2+ है और सल्फेट भी -2 है, यानी ये बन गया 2:2। कैसा लगा, अच्छा लगा नहीं, ये क्लियर हो गया सब लोगों का, मुझे पता है ये लोगों का क्लियर हो गया, क्लियर हुआ क्या रे, अच्छा लगा क्या ये, जल्दी बोलो, क्लियर हो गया ना। अभी ये क्या है, टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्फ के ऊपर कैसे डिपेंड करता है आपकी ए और बी की वैल्यू, या बी की वैल्यू, है ना। जो एनसीईआरटी में ज्यादा डिटेल में नहीं गए हैं तो छोड़ दो, ज्यादा उसकी बात नहीं करेंगे। अभी क्लियर हो गया सब लोगों का, और ये एनसीईआरटी में दिया है, बेचारे हम एनसीईआरटी की तरफ ध्यान ही नहीं देते। ओके वी, चलो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए पता है आपको, ये वाला जो ग्राफ दिख रहा है आपको केसीएल का लिया है ना, केसीएल का क्यों लिया, सवाल वही है फिर से, केसीएल की कंडक्टिविटी पता है हर कॉन्सेंट्रेशन पे, समझ में आया। नाउ वी ऑब्टेन अ स्ट्रेट लाइन विथ इंटरसेप्ट,
पता है आपको y इज इक्वल टू ये हो जाएगा आपका y इज इक्वल टू ये आपका mx प्लस सी। हमें पता है जो स्लोप आएगा वो माइनस बी आएगा, और एनसीईआरटी के अकॉर्डिंगली जाएंगे तो ये माइनस ए आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, सेम है सेम, ठीक है। बट इन केस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट मोलर कंडक्टेंस डिक्रीजेस स्टीपली, स्टीपली 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 आ रहा है ना स्टीपली ऑन इंक्रीजिंग कॉन्सेंट्रेशन और इंक्रीजेस विथ डाइल्यूशन। ऑब्वियसली डाइल्यूशन बढ़ाऊंगा तो उसका भी कंडक्टेंस बढ़ेगा, लेकिन कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाऊंगा तो कंडक्टेंस कम हो जाएगा। ठीक है, स्पेशली एट लोअर कॉन्सेंट्रेशन, स्पेशली एट लोअर कॉन्सेंट्रेशन पे, है ना। इसके बाद तो देखो कॉन्स्टेंसी है थोड़ी, ठीक है। चलो हो गया ये वाला। वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए क्या आएगा रखी, वीक इलेक्ट्रो, ये एनसीईआरटी की बात है पूरी, एनसीईआरटी पढ़ो या ये देखो। तो मेरे ख्याल से आप भी एनसीईआरटी अगर आपके पास है तो वो भी आप पढ़ सकते हो, सेम सेंटेंस है। वीक इलेक्ट्रोलाइट्स लाइक एसिटिक एसिड हैव लोअर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एट हायर कॉन्सेंट्रेशन। ऑलरेडी वीक है, ऑलरेडी वो वीक है, और उसमें अगर कॉन्सेंट्रेशन अगर ज्यादा है तो उसका कंडक्टेंस कैसा होगा रे। देखो ना, ये इधर आप जोड़ दो ना लाइन, देखो ना, है ना, ये लाइन जोड़ दो देखने के लिए कैसे कैसे है ना, सब लाइन जोड़ दो आप, देखो ना, है ना। हायर कॉन्सेंट्रेशन अगर आया तो उसकी कंडक्टिविटी तो और कम हो जाएगी, और इसका मतलब है ये एनसीईआरटी में सॉरी, ये एनसीईआरटी में दिया है बेटा। हेंस फॉर सच इलेक्ट्रोलाइट, ऐसे वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए the change in molar conductance with dilution और concentration बोलो, है ना, is due to increase in degree of dissociation। इसमें हम मोलार कंडक्टेंस क्यों बढ़ेगा या क्यों कम होगा, ये किसके साथ रिलेट करेंगे रे, इंक्रीज इन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। मैंने वॉल्यूम बढ़ाया मतलब मैंने कॉन्सेंट्रेशन को कम किया, मतलब मैं वॉल्यूम को बढ़ा रहा हूं, मतलब ग्राफ इस साइड में जाएगा ना, इधर मैं वॉल्यूम को बढ़ा रहा हूं मतलब कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाएगा, है ना, समझ में आ रहा है। यानी वो बढ़ेगा, कंडक्टेंस बढ़ रहा है, कंडक्टेंस बढ़ रहा है, कंडक्टेंस बढ़ रहा है। समझ में आया क्या सब लोगों को, कंडक्टेंस बढ़ रहा है, कंडक्टेंस बढ़ रहा है, ठीक है। एंड कॉन्सिक्वेंटली डाइल्यूशन बढ़ाऊंगा यानी कॉन्सेंट्रेशन कम करूंगा तो नंबर ऑफ आयंस इन टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन भी क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे, है ना। अच्छा, तो ध्यान में रखना, इन सच केसेस मोलार कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन इंक्रीजेस स्टीपली ऑन डाइल्यूशन, है ना, स्टीपली ऑन डाइल्यूशन, स्पेशली नियर, है ना, सीधा मिल रहा है ना आपको, ये सीधा मिल रहा है मतलब स्टीपली मिल रहा है, स्टीपली मतलब यहाँ पे सीधा मिल रहा है, कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे अगर जोड़ दिया तो स्टीप लाइन है, सीधे स्टीप लाइन, है ना, ऐसे वाला ग्राफ है ना, ये आपको क्या मिल रहा है, ये आपको मिल रहा है स्टीप लाइन, क्या मिल रहा है, स्टीप लाइन, ये वाला आगे है ना यहाँ का। मोलार कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन इंक्रीजेस स्टीपली ऑन डाइल्यूशन स्पेशली नियर लोअर कॉन्सेंट्रेशन, इधर तो कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, देयरफॉर मोलार कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन कैन नॉट बी ऑब्टेन बाय एक्सट्रापोलेशन, है ना, हम एक्सट्रापोलेशन से नहीं निकाल सकते, कैन नॉट बी ऑब्टेन बाय एक्सट्रापोलेशन ऑफ मोलार कंडक्टेंस टू जीरो कॉन्सेंट्रेशन। इसका मतलब क्या हुआ, at infinite dilution concentration reaches to zero, the electrolyte dissociates completely, but at a such low, अगर मैंने कॉन्सेंट्रेशन को जीरो ही मान लिया तो क्या है ना, अल्फा वहां पे 1 होती ना, बट एट अ सच लो कॉन्सेंट्रेशन कंडक्टिविटी ऑफ द सॉल्यूशन इज सो लो दैट इट कैन नॉट बी मेजर्ड एक्यूरेटली। अगर हमने कॉन्सेंट्रेशन को जीरो मान लिया तो वहां पे हम तो कंडक्टेंस निकाल ही नहीं सकते। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये हुआ कि मैंने आपको ऐसे सिखाया था कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग है, तो उसका अगर मैंने कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा भी दिया तो कंडक्टेंस कितना कम होगा रे, यहां से यहां जाएगा मतलब कंडक्टेंस कितना कम हुआ, बहुत ज्यादा कम नहीं हुआ ना, इतना ही कम हुआ। लेकिन वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए कंडक्टेंस है ना बहुत कम होगा ना रे, बहुत कम होगा, स्टीपली, है ना, यहाँ पे एक स्टीप लाइन दिख रहा है, बहुत कम होगा, कॉन्सेंट्रेशन कम की जगह स्टीप लाइन दिख रहा है आपको, है ना। और मैं जैसे जैसे कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाऊंगा वैसे वैसे कंडक्टेंस, बहुत कंडक्टेंस कितना कम हुआ, यहाँ पे था, यहाँ पे आ गया, ओहो बहुत बढ़ गया,
सॉरी बहुत कम हो गया है ना, ये इसका मीनिंग है। अगर मैंने, यानी इसका मतलब मैं जीरो कॉन्सेंट्रेशन लूंगा तो मैं एक्यूरेटली मेजर नहीं कर सकता कंडक्टेंस, तो मैं क्या करूंगा, मैं मोलार कंडक्टेंस वीक इलेक्ट्रोलाइट का निकालने के लिए क्या यूज करूंगा, कोहल-रॉस लॉ ऑफ इंडिपेंडेंस, मैं उसमें कोहल-रॉस का यूज करता हूं। और ये आपको पता है कोहल-रॉस लॉ क्या है, क्या है रे कोहल-रॉस लॉ, क्या है, बहुत इजी। अच्छा ये कोहल-रॉस लॉ, ये तो पता है ना आपको, ये वाला फॉर्मूला है ना, कोहल-रॉस लॉ पता है हमें क्या होता है, एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन व्हेन डिसोसिएशन इज कंप्लीट every ion makes some definite contribution towards molar conductance of the electrolyte irrespective of the nature of other associated ion, and molar conductance is the sum of contribution of cation and anion। आपको पता है अगर मैंने बहुत डाइल्यूशन कर दिया तो हर आयन का एक कंट्रीब्यूशन होगा मोलार कंडक्टेंस में, और इंडिविजुअल उस वो किस है ना, पोटेशियम क्लोरीन के साथ है, पोटेशियम ब्रोमीन के साथ है, पोटेशियम आयोडीन के साथ है, ये मैटर नहीं करता, मैटर करता है उसका हमने इनफाइनाइट डाइल्यूशन कर लिया तो हर आयन है ना एक खुद का कंट्रीब्यूशन दिखाएगा, है ना, समझ में आया। फॉर एग्जांपल मैंने मोलार कंडक्टेंस NaCl बोला तो ये आएगा लैम्बडा नॉट ऑफ NaCl स्मॉल लैम्बडा, ये कैपिटल लैम्बडा स्मॉल लैम्बडा, ये स्मॉल लैम्बडा Cl, मतलब क्या, इन जनरल इफ एन इलेक्ट्रोलाइट ऑन डिसोसिएशन गिव्स X कैटायन एंड Y एनायन, तो उसका मोलार कंडक्टेंस कैसे निकालेंगे, बहुत इजी, X इंटू कैपिटल लैम्बडा M कैटायन का, और क्या है ना स्मॉल लैम्बडा, और स्मॉल लैम्बडा माइनस यानी एनायन का, L स्मॉल लैम्बडा M सॉरी इनफाइनाइट एंड स्मॉल लैम्बडा नेगेटिव इनफाइनाइट आर द मोलार कंडक्टिविटी ऑफ कैटायन एनायन एंड इनफाइनाइट डाइल्यूशन रिस्पेक्टिवली। लेकिन एनसीईआरटी में ध्यान में रखना, आप बोलोगे ये सर क्या अलग बोल रहे हो क्या, नहीं, एनसीईआरटी में इसके पीछे की कहानी बोली है। एनसीईआरटी बोलती है कि कोहल-रॉस ने सीधे वो नहीं बोला हमें, कोहल-रॉस ने पहले क्या किया, ये इंपॉर्टेंट है ध्यान में रखना, कोहल-रॉस ने पहले क्या किया, इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे वैल्यूज ऑफ पेयर्स निकाली, उसने क्या किए, दो दो इलेक्ट्रोलाइट लिए, मतलब एक एक पेयर लिया, सबसे पहले उसने सेम कैटायन का पेयर लिया, जैसे KCl और KBr लिया तो इसमें K प्लस कॉमन है, NaCl और NaBr लिया तो उसमें Na प्लस कॉमन है, एंड व्हाट he found that the difference in molar conductance at infinite dilution in each case remains same। यानी आप NaBr और NaCl का है ना, तो एक्चुअली मेरे पास जो एनसीईआरटी का ये उसमें पता नहीं, इसमें यहाँ पे कैपिटल लैम्बडा होना चाहिए, उन्होंने गलती से है ना, वहां पे करेक्शन है थोड़ा शायद, यहाँ पे कैपिटल लैम्बडा है ना, एनसीईआरटी में वो आया इसलिए मैंने कॉपी किया ना, वहां से आया, तो ये कैपिटल लैम्बडा एम ही समझ लो, ठीक है, आगे वाले भी। तो NaBr माइनस NaCl का मैंने जब डिफरेंस निकाला है ना, इसको मैंने इनफाइनाइट डाइल्यूशन किया, उसका कंडक्टेंस देखा, इसका NaCl को मैंने डिसॉल्व किया इनफाइनाइट, उसका मुझे मोलर कंडक्टेंस मिला, मैंने KBr माइनस KCl का भी निकाला कि उसमें K प्लस कॉमन है, इसमें Na कॉमन है, और वो सेम आ रहा था अराउंड 1.8। कोहल-रॉस ने आगे क्या किया, ऐसे पेयर बनाए जिसमें एनाइन सेम हो, देखो ना अभी K प्लस हो गया, अभी KCl और NaCl का पेयर बनाएंगे, KBr और Na, फाउंड दैट अरे फिर से डिफरेंस क्या आ रहा था, रिमेन सेम, यानी कैपिटल लैम्बडा M KCl माइनस कैपिटल लैम्बडा NaCl इज इक्वल टू कैपिटल लैम्बडा M नॉट KBr माइनस कैपिटल लैम्बडा NaBr, वैसे KI माइनस NaI सेम आ रहा था 23.4। और इसके बाद उसको पता चला कि भाई मैंने इनफाइनाइट डाइल्यूशन कर दिया तो आयन किसके साथ है वो मैटर नहीं करता, वो खुद का कंट्रीब्यूशन दिखाएगा, और उसके बाद ये वाला फॉर्मूला डिराइव हुआ था। ओके, समझ में आया क्या एवरीवन, समझ में आया?